जी, स्क्रीन आपको नज़र आ रही है सबको? नहीं सर, अभी तक तो नहीं आई। जी, अभी स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। ओके। ओके, सो जी, सबको स्क्रीन आ रही है? जस्ट कंफर्म मी वंस मोर। यस सर। ओके, जी सो सर। आज हम कोशिश करेंगे, ऑल्दो ये जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, वी वर सपोज टू फिनिश इट बाय 8 वीक, लेकिन हमारे जो अभी तक जो है वो तकरीबन 8th वीक कंप्लीट हो चुके हैं। सो बेसिकली हमारा 24 लेक्चर्स हम कर चुके हैं, दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू 8 वीक्स। और हमारा एक जो है वो OST या मिड टर्म आप कह लें इसको, तो हमारे ओवरऑल 9 वीक्स हो चुके हैं इस सेमेस्टर के। तो आज अगर हम लेक्चर्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इट्स गोइंग टू बी वीक नंबर 9, जिसके अंदर हम लेक्चर नंबर 25 को स्टार्ट करेंगे। लेकिन हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है, इसके 2 टॉपिक्स जो हैं वो रहते हैं, लेकिन आई एम क्वाइट होपफुल कि हम आज के लेक्चर में उनको कंप्लीट कर लेंगे, तो इट वोंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस इन अवर ओवरऑल स्केड्यूल। और फिर इंशाल्लाह कल से हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, विच इज़ गोइंग टू बी द एंगल मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो अभी तक हम लोग जो बात कर चुके हैं, वी हैव टॉक्ड अबाउट बेसबैंड वर्सेस कैरियर कम्युनिकेशन, वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसके अंदर हमने DSB SC को डिस्कस किया था, फिर हमने DSB LC को डिस्कस किया था, फिर हमने बैंडविड्थ एफिशिएंट में 2 केसेस देखे थे, SSB और क्वाम, और उसके बाद हमने VSB को डिस्कस किया था। आज हम जो बात करेंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फेज लॉक लूप एंड इट्स एप्लीकेशन एंड सुपर हेटेरोडाइन AM रिसीवर। इन 2 टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे, जो कि कैरियर एक्विजिशन के टॉपिक के अंडर आता है। तो लेट्स क्विकली जंप टू दैट स्लाइड। हम कोशिश करेंगे कि आज ये जो हमारा चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाए। एंड अगेन मैं आप लोगों को इंसिस्ट करूंगा कि आप अपनी एंड चैप्टर प्रॉब्लम्स जो हैं उनको साथ साथ करते रहें। मैंने आप लोगों के अभी तक जितना मिड टर्म चेक किया है, देयर आर लॉट ऑफ मिस्टेक्स, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ नहीं आई हुई। दे आर स्टिल टॉकिंग अबाउट थिंग्स विच आई क्लियरली मैंशन कपल ऑफ टाइम्स कि ये इस तरह नहीं, इस तरह है। फॉर एग्जांपल कि आपका बेस बैंड और जो आपके पास पास बैंड सिग्नल है उनमें क्या फ़र्क होता है, टाइम डोमेन क्या होता है। मोस्ट ऑफ जो आपके स्टूडेंट्स हैं उन्होंने टाइम डोमेन के अंदर जो पल्स दी हुई है उससे बैंडविड्थ फाइंड आउट की हुई है, जबकि जो बैंडविड्थ होती है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में फाइंड आउट की जाती है। बहरहाल इस तरह के ऐसे बेसिक प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों के मिड टर्म के अंदर, जो आई वुड वांट कि आप अपना जो सोल्यूशन आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह बाय फ्राइडे, आप उससे गो थ्रू करें एंड अंडरस्टैंड करें कि बेसिकली आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था और आपने उसको किस तरह आंसर किया है। ठीक है, सो लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे अपनी डिस्कशन कंक्लूड की थी, दैट वाज अबाउट VSB मॉड्यूलेशन। और हमने ये बात की थी कि VSB मॉड्यूलेशन के अंदर जो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ है उसका हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, और उसके अगेंस्ट हमें जो सिंगल साइड बैंड जनरेशन है उसके अंदर एक रियलिस्टिक बैंड पास फिल्टर हम अचीव कर सकते हैं। और वो कंप्रोमाइज़ हम करते क्या है कि हम अपनी ट्रांसमिशन बैंडविड्थ को तकरीबन 25% बढ़ा लेते हैं, एंड बाय डूइंग सो हमारे पास रियलिस्टिक बैंड पास फिल्टर की कैपेबिलिटी आ जाती है, जिससे आप एक SSB सिग्नल जनरेट कर सकते हैं एट द ट्रांसमीटर साइड। तो हमारे पास जो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ है इसमें वी नो कि ये इक्वल टू किसकी होती है, इट्स इक्वल टू BM, जो आपके मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ है। और जो आपके पास DSP की ट्रांसमिशन बैंडविड्थ है, दिस इज इक्वल टू 2BM। और जो आपके पास VSB है, विच इज़ योर वेस्टिजियल साइड बैंड, इस केस में इट कम्स आउट टू बी 1.25 PM, तकरीबन 25%
ज़्यादा आपके पास ट्रांसमिशन बैंडविड्थ आ रही होती है। तो हमने यहाँ पे अपनी डिस्कशन को कंक्लूड किया था। आज हम बात करेंगे कैरियर एक्विजिशन की और सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर की, एंड होपफुली वी शुड बी एबल टू फिनिश द लेक्चर विद द एंड ऑफ दिस चैप्टर। सो कैरियर एक्विजिशन का मतलब क्या है बेसिकली, कि हम कैरियर को अक्वायर कैसे कर सकते हैं एट द रिसीवर साइड। अब ये करने का मकसद क्या है बेसिकली, बिफोर वी एक्चुअली लुक इनटू द डिटेल्स, हमने अभी तक क्या बात की थी कि हमारे पास जो मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं, जिस तरह हमारे पास DSB SC है, DSB LC है, SSB है, फिर हमारे पास क्वाम है, फिर हमारे पास VSB है, ये सारे वेरिएंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। और इसके अंदर हमने बात ये की थी कि जो हमारे पास एक जो स्कीम जो सबके लिए एप्लीकेबल है वो है कोहेरेंट डिटेक्शन। ठीक है, वो आप DSB करें, DSB LC करें, SSB क्वाम VSB, इन सारों के केस में कोहेरेंट डिटेक्शन जो है वो आपके पास एक टूल है जिससे आप अपनी सिग्नल को रिकवर कर सकते हैं। और दो हमें ये पता है कि अगर DSB LC में हमारी MT + A greater than equal to 0 और कैरियर फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन BM, ये दो कंडीशंस अगर मीट कर जाती हैं तो हम इस केस में इनवैलिड डिटेक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, दैट मेक्स द प्रोसेस सिंपलर। दूसरा, हम चूंकि कैरियर साथ ट्रांसमिट कर रहे हैं तो यू कैन यूज द सेम कैरियर फॉर कोहेरेंट डिटेक्शन एज वेल। हाउएवर, हमने ये बात की थी कि जो DSB SC है, इस केस में चूंकि आप कैरियर साथ ट्रांसमिट नहीं कर रहे, आपको एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किटरी चाहिए होगी रिसीवर साइड पे जो कि आपके कैरियर को अक्वायर कर सके। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। लाइकवाइज जो SSB है या क्वाम है या VSB है, हमने इन तीनों के केस में बात की थी कि वी नीड कोहेरेंट डिटेक्शन फॉर डीमॉड्यूलेशन ऑफ दीज सिग्नल्स। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास हमने कैरियर साथ ट्रांसमिट नहीं किया हुआ तो फिर कैरियर एक्विजिशन का हमारे पास क्या प्रोसेस है कि हम यूज कर सकें इफ वी टॉकिंग अबाउट DSB SC और इफ वी टॉक अबाउट दीज स्कीम्स। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज लेक्चर। So all the modulators can be used as demodulators। ये हमें पता है कि जो मॉड्यूलेटर का स्ट्रक्चर होता है वही डीमॉड्यूलेटर का स्ट्रक्चर होता है। सिर्फ फर्क क्या होता है कि ट्रांसमीटर साइड पे हमारे पास एक बैंड पास फिल्टर होता है। बैंड पास फिल्टर मींस कि जितनी बैंडविड्थ आपने सिग्नल की ट्रांसमिट करनी है उसका आपने एक बैंड पास फिल्टर लगा दिया ताकि आपके पास जो ट्रांसमिशन है उसमें कोई और अनवांटेड इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट ना हो। तो बेसिकली आपका जो ट्रांसमीटर है इट इज M of t and then you have cos of omega ct। अब ये जो आपके पास MT cos of omega ct का सिग्नल जनरेट होता है, हम इसको एक बैंड पास फिल्टर से गुजार देते हैं। इसका फायदा ये होता है कि ओमेगा ct के अलावा जो आपके पास कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, उन सबको ये सप्रेस कर देगा, तो कोई अनवांटेड कैरियर जो है वो ट्रांसमिट नहीं होगा। तो ट्रांसमीटर साइड पे हम सिर्फ ये फर्क करते हैं कि बैंड पास फिल्टर की जगह हम एक लो पास फिल्टर लगा देते हैं, तो हमारे पास वो एक डीमॉड्यूलेटर बन जाता है। ठीक है, सो द ओवरऑल स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट द सेम। द ओनली थिंग इज कि ट्रांसमीटर साइड पे यू कैन हैव अ बैंड पास फिल्टर, बट एट द रिसीवर साइड आपके पास यहाँ पे इंस्टेड ऑफ बैंड पास फिल्टर यू वुड हैव अ लो पास फिल्टर। तो ये एक RX का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, okay, so the receiver require the same carrier frequency and phase as used those used in the received signal। तो आपने जो सिग्नल रिसीव किया है, यानी कि जो सिग्नल ट्रांसमिट हुआ था उसको आपने रिसीव किया, तो आपके रिसीवर के पास एग्जैक्टली द सेम कैरियर होना चाहिए उस चीज को डीमॉड्यूलेट करने के लिए। लेकिन हमें पता है कि देयर आर डिफरेंट रीजंस जिनकी वजह से आपके पास फ्रीक्वेंसी शिफ्ट आ सकता है लोकल कैरियर में ऑफ द ट्रांसमीटर एंड द लोकल कैरियर ऑफ द रिसीवर। और यही बात ये यहाँ पे कर रहा है दैट द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पैरामीटर्स ड्रिफ्ट एंड दे कैन मेक द फ्रीक्वेंसी ऑफ लोकल ऑसिलेटर डिफरेंट। दोनों के जो कंपोनेंट्स हैं जिससे वो लोकल ऑसिलेटर बना हुआ है, उनके पैरामीटर्स भी जो है वो ड्रिफ्ट कर सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिसकी वजह से जो लोकल ऑसिलेटर्स है उनकी फ्रीक्वेंसी मिसमैच कर सकती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके पास सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट कोहेरेंट डिटेक्शन में प्रॉब्लम आएगा। और दूसरी बात हमने जो डिस्कस की थी वो थी प्रोपगेशन डिले की, कि आपके पास चूंकि दोनों कैरियर्स डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर हैं और जो आपका ट्रांसमिटेड सिग्नल है इट वुड टेक टाइम टू ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, उसके अंदर एक फेज डिले वैसे ही आ जाता है। तो योर
रिसीवर मस्ट नो कि आपके पास जो एक्चुअल सिग्नल है, जो एक्चुअल कैरियर है वो कितना है, एंड फॉर दैट हमने जो सोल्यूशन डिस्कस किया था दैट वाज कि हम कैरियर को अपने मैसेज सिग्नल के साथ ट्रांसमिट कर दें, जो हमने DSB LC के केस में डिस्कस किया था। सो इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए हम कैरियर एक्विजिशन या कैरियर रिकवरी की बात करते हैं, जो हमें ज़रूरत होता है फॉर कोहेरेंट डिटेक्शन। ठीक है, तो अगर तो हम अपने कैरियर को साथ ट्रांसमिट कर देते हैं, गुड इनफ। अगर हम कैरियर को साथ ट्रांसमिट नहीं करते तो वी नीड टू हैव अ कैरियर एक्विजिशन सिस्टम एट द रिसीवर, जो कि वो कॉम्प्लेक्स सर्किटरी की हमने शुरू में बात की थी, जो आपके रिसीवर को कॉम्प्लेक्स बना देती है या उसको एक्सपेंसिव बना देती है। तो जो 3 तरीके हम यूज करते हैं फॉर कैरियर रिकवरी, दे आर पायलट मेथड, कोस्टोस लूप और सिग्नल स्क्वेयरिंग मेथड। अब जो पायलट मेथड है ये वही मेथड है जो DSB LC में हमने डिस्कस किया था कि आप कैरियर को साथ ट्रांसमिट कर दें। तो जो कैरियर आपने साथ ट्रांसमिट किया है, दैट कैरियर विल एक्ट एज अ पायलट सिग्नल, कि हम इस सिग्नल को यूज करेंगे फॉर डीमॉड्यूलेशन एट द रिसीवर साइड। So in this case, transmitters send a pilot signal और receiver जो है वो estimate करता है correct carrier frequency and phase according to the received pilot signal। तो वो जो आपने MT के साथ A को ट्रांसमिट किया था cos of omega CT DSB LC के केस में, तो ये जो A है, दिस इज बेसिकली द कैरियर द पायलट सिग्नल, जो कि आप ट्रांसमिट करके उस सिग्नल को रिकवर कर लेते हैं। तो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट DSB LC इन डिटेल, तो दिस मेथड शुड बी क्लियर बाय नाउ। हम जो फोकस करेंगे, विल टॉक अबाउट कोस्टोस लूप एंड द सिग्नल स्क्वेयरिंग मेथड। सो कोस्टोस लूप कब हम यूज करते हैं, बेसिकली ये उस केस में होता है व्हेन नो पायलट सिग्नल्स आर सेंट। तो हम A को ट्रांसमिट नहीं कर रहे, हम सिंपल एक DSB SC सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं, विच इज नथिंग एल्स बट MT cos of omega CT। अब इस केस में हमने कोई कैरियर या कोई पायलट सिग्नल साथ ट्रांसमिट नहीं किया, तो हम रिसीवर साइड पे एक कोस्टोस लूप यूज कर सकते हैं, जो कि आपके रिसीव्ड सिग्नल इस MT cos of omega CT में से cos of omega CT रिकवर कर लेगा, एंड यू कैन यूज दिस ओमेगा C फॉर डीमॉड्यूलेशन, और आई शुड से कोहेरेंट डिटेक्शन। सो रिसीवर क्या करता है इस केस में, use a different color. So the receiver determines the carrier frequency and phase from the received signal। वो MT cos of omega CT में से आपका कैरियर रिकवर कर लेगा। So you use a Koster's loop for that purpose। जो सेकंड मेथड है दैट इज द सिग्नल स्क्वेयरिंग मेथड। तो इस केस में क्या होता है, जो इनकमिंग सिग्नल है आपका, ऑब्वियसली अगर मैं ऐसी DSB SC की बात करूं, इस सिग्नल को हम स्क्वेयर कर लेते हैं, वी टेक द स्क्वेयर ऑफ दैट सिग्नल and then pass it through a narrow band pass filter tuned at 2 omega C। तो इसके मेथड के अंदर हम देखेंगे कि ये जो आपके पास DSB SC का सिग्नल है, हम इसका स्क्वायर ले लें और उसको एक नैरो बैंड पास फिल्टर से गुजारें, तो हमें नजर पता चलेगा कि हमें ओमेगा C का कैरियर मिल जाएगा, एंड वी विल सी हाउ इट एक्चुअली हैपेंस। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट तरीके हैं जिनसे आप कैरियर एक्विजिशन का काम कर सकते हैं, पायलट मेथड, Koster's loop and signal squaring method। So we will look at each one of them। So जो Koster's loop है, इसको हम Koster's phase lock loop भी कहते हैं। ठीक है, और Koster's phase lock loop को समझने के लिए पहले आपको phase lock loop जो PLL है, इसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि PLL बेसिकली काम कैसे करता है। वंस यू अंडरस्टैंड PLL, फिर हम देखेंगे कि Koster's loop का स्ट्रक्चर कैसा है। इसका स्ट्रक्चर फिर हम डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट वी विल हैव टू लुक एट कि व्हाट फेज लॉक लूप इज। सो फेज लॉक लूप जो है इज यूज्ड फॉर कैरियर फेज रिकवरी फ्रॉम सप्रेस्ड कैरियर सिग्नल्स। जिस तरह हमारे पास DSB SC का सिग्नल है, तो जिन सिग्नल्स के अंदर आपका कैरियर सप्रेस होता है, कैरियर सप्रेस होने का मतलब है कि आप कैरियर को ट्रांसमिट नहीं कर रहे, तो उस केस में जो PLL है वो आप यूज कर सकते हैं कैरियर रिकवरी के लिए। और ये हम बेसिकली किस तरह करते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे वो ये है दैट बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज द टाइम वेरिंग रेट ऑफ फेज। ठीक है, आई होप आप लोगों को पता होगा कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज d/dt ऑफ phi t। तो आपके पास जो फेज है, जैसा यहाँ पे phi की तरह इसको रिप्रेजेंट किया हुआ, लेट मी ड्रॉ इट एज phi एज वेल। जो आपका एक सिग्नल होता है, ये इसकी खास फ्रीक्वेंसी है, से f इज इट्स फ्रीक्वेंसी।
अब फ्रीक्वेंसी किस तरह डिफाइन हुई है कि ये जो हर पॉइंट पे इसका फेज है, अगर आपको पता होगा ये पॉइंट है 0, ये पॉइंट है पाए, ये है 2 पाए, ये बीच वाला जो है बेसिकली ये इन दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2 कर दें, आपको हाफ वैल्यू मिल जाएगी। ये सेंटर वाला वैल्यू पाई बाय 2 है। अब ये बेसिकली क्या है कि इस पॉइंट पे आपके सिग्नल का फेज क्या है, यहाँ पे क्या फेज है, यहाँ पे क्या फेज है, यहाँ पे क्या फेज है, यहाँ पे फेज 0 है। तो किसी भी कैरियर सिग्नल के केस में हर पॉइंट पे उसका फेज चेंज हो रहा है। तो बेसिकली किस रेट से ये फेज चेंज हो रहा है, दैट इज डिफाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सिग्नल। अगर एक सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हाई है तो हमें नजर आ रहा है कि इसका फेज का जो रेट है ये भी ज्यादा तेजी से चेंज हो रहा है। और यही अगर फ्रीक्वेंसी मेरे पास ऐसे है तो वी कैन सी कि जो फेज है ये रिलेटिवली लोअर रेट से चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लो है। तो जिस रेट के साथ आपका फेज चेंज हो रहा होता है, दैट रेट एक्चुअली डिफाइंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरियर। ये बात अगर किसी को समझ नहीं आई तो लेट मी नो। जी क्लियर है ये बात? यस सर। ओके, लेट मी जस्ट क्लियर इट अप। तो आपके केस में जो 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 कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं वो है कि चूंकि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज होती है, तो हम अगर सिर्फ फेज को ट्रैक कर लें, फेज ट्रैकिंग का मतलब है कि हमारे सिग्नल का फेज किस तरह चेंज हो रहा है, तो हमें उसकी फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। सो इफ वी आर एबल टू फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज, अगर ये चीज हमें पता चल जाएगी तो इसको मतलब हमने फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर लिया है। या इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि अगर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज को ट्रैक कर लें, इफ यू आर एबल टू ट्रैक दिस, इट मींस यू हैव ट्रैक्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल। और ये फ्रीक्वेंसी क्या है? ये वही ओमेगा सी है जो हमें रिसीवर पे चाहिए फॉर डीमॉड्यूलेशन पर्पस। सो जो फेज लॉक लूप है ये आपके फेज को लॉक कर लेती है। जैसे जैसे आपका फेज चेंज हो रहा है आप उस चीज को ट्रैक कर रहे होंगे यूजिंग द PLL, और वंस यू नो द रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज you would know the frequency of that particular signal. ठीक है? Okay, let me quickly take the attendance. So basic principle क्या है basic PLL का? If the local carrier is synchronized, अगर आपका जो ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों के जो कैरियर्स हैं, लोकल कैरियर्स, अगर वो आपस में सिंक्रोनाइज, देन वी हैव परफेक्ट डीमॉड्यूलेशन। ये हम ऑलरेडी मैथमेटिकली देख चुके हैं कि अगर आपके पास लोकल ऑसिलेटर 1 और 2 दोनों सिंक्रोनाइज होंगे तो आपके पास परफेक्ट डीमॉड्यूलेशन हो जाएगी। अदरवाइज द डीमॉड्यूलेशन इज डेविएटेड, उसके बीच में एक डिफरेंस आ जाएगा। तो PLL के केस में हम क्या करते हैं? सो वी यूज द डीमॉड्यूलेशन एरर। ये जो हमें आउटपुट पे एक एरर मिलता है, परफेक्ट डीमॉड्यूलेशन नहीं मिल रही, हमें एक एरर सिग्नल मिल रहा है, हम इस एरर सिग्नल को यूज करते हैं टू फीडबैक कंट्रोल द कैरियर एस्टिमेशन। तो हम इस एरर सिग्नल को यूज करके अपने जो हमने कैरियर एस्टिमेट किया था यूजिंग द PLL, हम उसको एडजस्ट करते हैं तब तक जब तक हमारे पास परफेक्ट डीमॉड्यूलेशन अचीव नहीं हो जाती। सो बेसिकली इट इज ए फीडबैक कंट्रोल लूप कि आपका एक सिस्टम है, वट एवर दिस सिस्टम इज, ठीक है, आप इस सिस्टम को यूज करें, आउटपुट पे आपको एक एरर सिग्नल मिल रहा है, इस एरर सिग्नल को आप दोबारा यूज कर लें टू रीएडजस्ट द पैरामीटर्स ऑफ दिस सिस्टम अंटिल दिस एरर बिकम्स 0। सो ये एक फीडबैक कंट्रोल लूप है जो कि आपके सिस्टम को जो आपके सिस्टम में कैरियर एक्विजिशन के लिए यूज होता है। Okay, so abhi let's talk about this phase lock loop in a little bit more detail. A phase lock loop is a device typically used to track the phase and frequency of the carrier component of the incoming signal. यही इसका पर्पस है कि जो इनकमिंग सिग्नल है उसका जो कैरियर और जो फेज है उसको वो ट्रैक करता है। बेसिकली इसमें सिर्फ फेज को ही ट्रैक करना है, क्योंकि इफ इट्स एबल टू ट्रैक द फेज तो ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी जो है वो भी ट्रैक हो रही होगी, क्योंकि हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज। So it is useful for synchronous demodulation of AM signal with suppressed carrier। ठीक है, इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं PLL के।
फर्स्ट वन इज द वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर, जिसे हम VCO कहते हैं। फिर आपके पास एक मल्टीप्लायर होता है। ये जो मल्टीप्लायर है ये बेसिकली फेज डिटेक्टर के तौर पे काम कर रहा होता है, जिसे हम PD भी कहते हैं, ठीक है। और आपके पास एक लूप फिल्टर है जिसको हम H, ये लेप्लास डोमेन में इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, H लेप्लास डोमेन में, ठीक है। बट दिस इज द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ दैट लूप फिल्टर, और नॉर्मली ये लो पास फिल्टर ही होता है। तो जो इसका स्ट्रक्चर है इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, कि आपके पास जो इनपुट सिग्नल यहाँ पे आ रहा है उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी है, फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी इज FM, ये आपके FN लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इनपुट फ्रीक्वेंसी आपके पास इसकी इनपुट पे, यू विल हैव अ फेज डिटेक्टर हियर, और ये फेज डिटेक्टर क्या, इट इज नथिंग एल्स बट अ मल्टीप्लायर, ये एक मल्टीप्लायर है यहाँ पे। और आपका जो VCO है इट इज ए वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर, मींस कि इसकी इनपुट पे आप जब कोई वोल्टेज देते हैं उस वोल्टेज के प्रोपोर्शन से वो एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि VCO की जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है इट्स समथिंग लाइक दिस, कि ये आपके पास यू कैन से इनपुट पे आपके पास एक वोल्टेज है B, और आउटपुट पे आपके पास एक फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो इनपुट वोल्टेज जैसे जैसे आपकी बढ़ेगी इसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इट्स बेसिकली अ वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर, और इसकी आउटपुट पे जो फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल जनरेट हो रही है दिस इज FO फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब ये जो VCO की जो आउटपुट है और आपके पास जो इनपुट का सिग्नल है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो हमने फेज डिटेक्टर की बात की है, और जो भी सिग्नल हमारे पास आएगा उसको हम एक लो पास फिल्टर से गुजार देंगे जो कि हमारा लूप फिल्टर है, और हमें आउटपुट पे एक वोल्टेज आउटपुट मिल जाएगी। इस वोल्टेज आउटपुट को अगेन हम फीडबैक के तौर पे यूज कर रहे हैं टू रीएडजस्ट, ये हमारा एरर सिग्नल है। तो लॉजिकली स्पीकिंग अगर ये दोनों फ्रीक्वेंसीज मैच कर जाएं, ठीक है, तो हमें पता है, वैसे तो हम आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको मैं एक वो आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूं। तो अगर मेरे पास एक फ्रीक्वेंसी है F1 और VCO की फ्रीक्वेंसी है F2, तो हमें पता है फॉर एग्जांपल ये एक है कॉज ऑफ F1, ये है कॉज ऑफ F2, दो फ्रीक्वेंसीज ही जनरेट हो रही हैं, इधर एक इनपुट फ्रीक्वेंसी है एक आउटपुट फ्रीक्वेंसी है, एक कॉज ऑफ F1 है कॉज ऑफ F2 है। जब हम कॉज को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि कॉज ऑफ A कॉज ऑफ B जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें कॉज ऑफ A प्लस B और कॉज ऑफ A माइनस B, यानी इन फ्रीक्वेंसीज का सम और डिफरेंस मिलता है। तो इसका मतलब मुझे एक सिग्नल मिलेगा जो कि है F1 प्लस F2 के ऊपर, और एक सिग्नल मुझे मिलेगा F1 माइनस F2 के ऊपर। ये बात क्लियर हो रही है सबको? यस सर। जी सर। तो हमें एक सिग्नल मिल रहा है F1 प्लस F2 और एक मिल रहा है F1 माइनस F2। अब जब F1 प्लस F2 ऑब्वियसली ये दोनों फ्रीक्वेंसी जब ऐड होंगी तो एक हायर वैल्यू आएगी, ठीक है। तो जो लो पास फिल्टर है वो इन हायर फ्रीक्वेंसी को फिल्टर आउट कर देगा, एंड द ओनली फ्रीक्वेंसी यू विल बी हैविंग हियर इज F1 माइनस F2। ये आपको सिग्नल यहाँ पे मिल रहा होगा। अब अगर ये F1 और F2 परफेक्टली मैच कर जाएं तो F1 माइनस F2 क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है, ये जो एरर सिग्नल है वो जीरो हो गया। एंड व्हेन एरर सिग्नल इज जीरो इट मींस कि जो VCO की फ्रीक्वेंसी है ये मैच कर गई है आपकी इनपुट फ्रीक्वेंसी के साथ, दैट इज F1 इज इक्वल टू F2। लेकिन अगर ये दोनों मैच नहीं करेंगी तो यहाँ पे जो आपके पास सिग्नल आ रहा होगा वो F1 माइनस F2 की कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी, एंड बाय यूजिंग दैट वैल्यू आप अपने VCO को एडजस्ट करेंगे सो दैट F1 इज इक्वल टू F2 हो जाए। सो वंस दिस इज डन, जब आपके पास एरर सिग्नल जीरो हो जाएगा, यू वुड नो दैट योर VCO इज नाउ लॉक्ड टू द इनपुट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आपको शुरू में नहीं पता कि इनपुट पे क्या फ्रीक्वेंसी आ रही है, कितना उसमें शिफ्ट आ चुका है, कोई अगर डिले की वजह से हो या कंपोनेंट्स की वजह से जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है आपको नहीं पता कि F1 की वैल्यू क्या है। अब आपने VCO लिया, उस VCO ने कोई एक फ्रीक्वेंसी F0 जनरेट कर दी, ऑब्वियसली दैट F0 विल नॉट बी सेम एज F1। लेकिन जब ये लूप चलेगा ऐसा ऐसा VCO अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा बेस्ड अपॉन दी एरर सिग्नल, तो आपके पास ये F0 की वैल्यू F1 के बराबर जैसे ही होगी आउटपुट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो हमें पता चल जाएगा कि ये वो F1 है जो VCO जनरेट कर रहा है, विच इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट सिग्नल, और आप इस F1 को यूज करेंगे फॉर डीमॉड्यूलेशन ऑफ योर सिग्नल। क्लियर? सर इससे फ्रीक्वेंसी तो पता चल जाएगी, लेकिन फेज का कैसे पता चलेगा? देखिए अगर आपने फ्रीक्वेंसी को लॉक कर लिया है, जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी और फेज दोनों सेम चीजें हैं,
अगर आप फ्रीक्वेंसी को लॉक कर रहे हैं, इसका मतलब आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज को लॉक कर लिया है, बिकॉज बोथ आर द सेम थिंग। या तो आप फेज को लॉक कर लेंगे, जिस रेट से आपका फेज चेंज हो रहा है और जिस रेट से आपके पास जिस रेट से आपका फेज चेंज हो रहा है, या जो आपकी फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई है। ये भी हम मैथमेटिकली जब आगे देखेंगे ना, यू वुड अंडरस्टैंड कि असल में हम जो चीज लॉक कर रहे होते हैं वो हम फेज को लॉक कर रहे हैं। ये भी जब हम आगे इसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, सो ये वही ब्लॉक डायग्राम है जो हमने ऊपर देखी थी। अब यहाँ हमारे पास इनपुट सिग्नल आ रहा है टी प्लस थीटा आई, और जो हमारा वीसीओ जो सिग्नल जनरेट कर रहा है वो है 2b cos ऑफ ओमेगा सी टी प्लस थीटा नॉट। अब हमें यहीं से पता चल रहा है कि ये साइन है, ये कॉज है, इसका फेज थीटा आई है, इसका फेज थीटा नॉट है। जो ये ओमेगा सी है, ये हमें पता है कि जो हमने सिग्नल ट्रांसमिट किया था ओरिजिनली कितना है, फॉर एग्जाम्पल 100 किलोहर्ट्ज है। ठीक है, 100 किलोहर्ट्ज का सिग्नल हमने भेजा, लेकिन आपके पास चैनल में जो डिले था उसकी वजह से इसमें एक फेज शिफ्ट आ गया जिसको हमने थीटा आई कह दिया। रिसीवर साइड पे हमें ये तो पता है कि जो कैरियर हमने ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट किया था ओमेगा सी वो 100 के ही है, लेकिन ये जो डिले वगैरह की वजह से जो शिफ्ट आया ये कितना है हमें ये नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, हम इस वीसीओ को यूज करके इसके बीच में जो डेविएशन आ गई है हम उसको लॉक कर लेंगे, एंड वी वुड नो कि नाउ दिस इज द एक्चुअल सिग्नल जो ये वीसीओ जनरेट कर रहा है इज गोइंग टू बी यूज फॉर डीमॉड्यूलेशन पर्पस। वंस आपके पास एरर सिग्नल जो है ये इक्वल टू 0 हो जाए। अब लेट्स सी कि ये कैसे होता है। ओके, the operation of PLL is similar to that of a feedback system. ये हम already discuss कर चुके हैं। If the feedback signal is not equal to the input signal, the difference will change the feedback signal until it is close to the input signal. ये वही बात कर रहा है कि आपको जो feedback signal है, which is the error signal, this is the feedback signal. जो feedback signal है आपका, अगर ये क्या नाम है, सॉरी, this feedback signal is this signal. ये आपका एरर सिग्नल है, दिस इज योर एरर सिग्नल, दिस इज योर फीडबैक सिग्नल। ठीक है, तो जो फीडबैक सिग्नल है जब आपके इनपुट सिग्नल के इक्वल हो जाएगा तो मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ डिफरेंस पे 0 आ रहा होगा, एंड व्हेन यू विल गेट 0 हियर इट मींस कि वीसीओ जो है वो लॉक हो चुका है आपके इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, सो PLL compares the phase of the feedback signal with the input signal, and the difference adjusts the VCO frequency and phase so that the feedback can track the phase and frequency of the input signal. ये वही लूप है जो हमने डिस्कस किया है यहाँ पे, ये सिस्टम कैसे काम कर रहा होता है। अभी हम आगे देखते हैं कि ये काम करेगा कैसे। ये जो हमारे पास PLL है इसके अंदर जो मेन चीज है वो आपके पास ये वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर है, जो VCO जिसको हम कहते हैं। So VCO जो है इट्स एन ऑसिलेटर whose frequency can be linearly controlled by the input voltage, जिस तरह भी बात हमने की। If the input is E0, ये जो इस VCO की इनपुट पे ये E0 T अगर आपके पास इनपुट वोल्टेज है तो हमारे पास VCO की जो आउटपुट होगी बेसिकली वो क्या है, वो एक साइनोसाइडल सिग्नल है, जिस तरह यहाँ पे हम देख रहे हैं इट्स अ साइनोसाइडल सिग्नल विद इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी गिवन बाय दिस। इसका मतलब ये कि ये जो VCO है जब हम इसको फॉर एग्जाम्पल सिस्टम को ऑन करेंगे, ये VCO जो है इनिशियली जो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा होगा दैट विल बी WC, जो कि आपके कैरियर की फ्रीक्वेंसी थी, क्योंकि हमें ये तो पता है कि जो हम सिग्नल एक्वायर कर रहे हैं वो उसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी से 100 किलोहर्ट्ज है, लेकिन हमें वो डेविएशन नहीं पता जो कि आपके पास चैनल डिले की वजह से इंट्रोड्यूस हो गई है या आपके कंपोनेंट्स के ड्रिफ्टिंग की वजह से इंट्रोड्यूस हो गई है। तो जो ऑसिलेटर हम यहाँ पे ये वोल्टेज कंट्रोल यूज कर रहे हैं वो ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा होगा। इसको हम कहते हैं फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी, कि जब आप अपने VCO की इनपुट पे कोई सिग्नल ना दें तो आपके पास जो VCO जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा दैट विल बी ओमेगा सी। अब ये जो VCO है इसकी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी यानी किसी एक टाइम पे जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो डिटरमिन होगी बाय द फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी प्लस एक कांस्टेंट C टाइम्स E0 T, कि ये जो एरर सिग्नल आपका जनरेट हुआ था हम उसको एक कांस्टेंट C से मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो आपके पास एक प्रोपोर्शन आया है ये आपकी फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी में ऐड हो जाएगा। तो अगर फॉर एग्जांपल ओमेगा C जो है ये आपके पास 100K था, तो ये जो E0 C है मे बी ये एक स्टेप साइज डिफाइन कर रहा हो 10K का, C की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दिस E0
फॉर एग्जांपल ये 10K हो गया। तो अब इस टाइम पे जब आपके पास इनपुट सिग्नल E नॉट टी है, यानी एट टाइम t इज इक्वल टू से 0, t इज इक्वल टू 0 पे एरर सिग्नल इतना था कि वो C से मल्टीप्लाई होकर 10K बन गया। तो उस टाइम पे जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ये ऑसिलेटर जो जनरेट करेगा, इट विल बी इक्वल टू 110K। बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। तो इसका मतलब ये है कि सर आपका ये जो एंड से थोड़ा काइंडली क्लियर कर दीजिएगा। जी ये देखें, यहाँ पे ये बात हो रही है कि आपके पास आपके VCO की जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है, यानी किसी एक टाइम पे जो इसकी फ्रीक्वेंसी जनरेट ये कर रहा होगा, ये डिपेंड करता है कि आपका जो एरर सिग्नल है उस टाइम पे कितना है। अगर आपका एरर सिग्नल उस टाइम के ऊपर से एक वैल्यू x उसकी वोल्टेज है, तो हम उसको एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और ये कांस्टेंट जो है दिस इज द कांस्टेंट ऑफ VCO, ये एक इसका डिजाइन पैरामीटर होता है। तो ये जो C जो है कांस्टेंट ऑफ VCO, इससे वो मल्टीप्लाई करके इट विल गिव यू अ स्टेप साइज। मिसाल के तौर पे वो स्टेप है 10 किलोहर्ट्ज का, मिसाल के तौर पे, और जो फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी है वो आपकी 100 किलोहर्ट्ज है। तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे आपके पास जो फ्री इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी जनरेट हो जाएगी? 110 किलोहर्ट्ज की। अब 110 किलोहर्ट्ज को आपने कंपेयर किया इनकमिंग सिग्नल के साथ, फिर लूप से गुजारा, फिर आपको टाइम t इज इक्वल टू 1 के ऊपर एक एरर सिग्नल मिल गया। अब वो एरर सिग्नल फॉर एग्जांपल कम हो गया है, यानी नाउ द सिग्नल इज मच क्लोजर टू द इनकमिंग सिग्नल। तो अब आपके पास जो ये CE नॉट है, ये 10K जनरेट नहीं करेगा, हो सकता है ये 5K जनरेट करे, क्योंकि अब एरर सिग्नल कम होता जा रहा है। अब टाइम t इज इक्वल टू 1 के ऊपर आप 115 का सिग्नल जनरेट करेंगे, उसमें वो 5 और ऐड हो गया। करते हैं के पास, सॉरी इसको मैंने ओवरलैप कर दिया है, ये देखें, लेट मी क्लियर इट अ लिटिल बिट एंड चेंज द कलर। जी, तो जब आपके पास एरर की वैल्यू से यहाँ पे जो भी समझे पहले x थी, अब यहाँ पे y हो गई है एट t इज इक्वल टू 1, तो अब इसका मतलब है कि अब एरर सिग्नल कम हो गया, इट हैज बिकम 5 किलोहर्ट्ज फॉर एग्जांपल। तो अब आपकी जो फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी है 100 किलोहर्ट्ज, वो 105 किलोहर्ट्ज जनरेट करेगी। ठीक है, मे भी हो सकता है हमारे पास ये जो सिग्नल है ये ओरिजिनली 2 किलोहर्ट्ज था फॉर एग्जांपल, और ये जनरेट कर रहा है 100 किलोहर्ट्ज। अब इस केस के अंदर जब तक हमारे इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट होता रहेगा, मेरे पास ये एरर सिग्नल इस VCO को एडजस्ट करता रहेगा, तब तक एडजस्ट करता रहेगा जब तक ये जो एरर सिग्नल है इट बिकम्स इक्वल टू 0। वंस दिस इज 0, इसका मतलब है जो आपके पास फ्रीक्वेंसी इस वक्त इंस्टेंटेनियस जनरेट हो रही है, इट इज एग्जैक्टली द सेम एज दिस 102 किलोहर्ट्ज। अभी हम आगे जरा डिटेल देखेंगे तो आपको जरा ज्यादा क्लियर समझ आएगा। सो ये जो इसमें इनपुट और जो VCO का डिफरेंस लेता जाएगा और वो हमारे पास एरर होगा, वो बार बार हमारे पास VCO में जाता रहेगा, ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल, ये लूप चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक एरर जो है वो 0 नहीं हो जाता। जब एरर आपका 0 हो जाएगा, जब एरर 0 हो जाएगा, वट एवर दी फ्रीक्वेंसी ये आपका VCO जो जनरेट कर रहा है, हम इस फ्रीक्वेंसी को यूज कर लेंगे फॉर डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, so if VCO output is B cos of omega CT plus theta naught, then its instantaneous frequency is given by this। तो अगर मेरे पास ये जो आउटपुट है, ये जो आउटपुट सिग्नल मुझे मिल रहा है, ये है B cos of omega CT plus theta naught। अब हमें पता है कि ये चीज क्या है, दिस इज द एंगल ऑफ दिस पर्टिकुलर सिग्नल, जिसे हम B cos of theta कहते हैं। ठीक है, अब मैं अगर इसकी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना चाहूं, तो मुझे पता है इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल d थीटा बाय dt। ये मुझे इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। जब मैं इस पूरे अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ओमेगा ct की जगह मुझे मिल जाएगा ओमेगा c, थीटा नॉट की जगह मुझे मिल जाएगा d बाय dt ऑफ थीटा। ठीक है, और इस चीज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं थीटा विद अ सिंगल डॉट ऑन टॉप, कि हमने इस थीटा का फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया है। अगर यहाँ पे 2 डॉट्स लगे हो तो इसका मतलब हमने डबल डेरिवेटिव ले लिया है। ठीक है, तो हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है इस VCO की, इट इज ओमेगा c प्लस थीटा नॉट डॉट।
अब मैं इस एंगल को, ये जो मेरे पास ये जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी मुझे मिली है, इसको मैं इस एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करूं जहां पे हमने कहा है कि इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी तो इसके बराबर है ओमेगा सी प्लस सीई नॉट। तो इसका मतलब है कि ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फेज है थीटा नॉट, ये सीई नॉट के बराबर है, क्योंकि ये भी ओमेगा सी है, ये भी ओमेगा सी है। ये जो सीई नॉट है दिस इज इक्वल टू दिस थीटा नॉट डॉट। यानी कि ये जो अब मेरे पास वीसीओ फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है, ये जो थीटा नॉट डॉट है, सॉरी ये जो थीटा नॉट यहाँ पे मेरे पास सिग्नल ये जो जनरेट हो रहा है, इसका थीटा नॉट डॉट इज इक्वल टू सीई नॉट ऑफ टी। और अगर मैं ये जो डेरिवेटिव की जगह खाली थीटा नॉट को देखना चाहूँ तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा दोनों साइड्स को, तो मेरे पास ये थीटा नॉट टी आ जाएगा। दिस सिग्नल इज एक्चुअली दी चेंज इन फेज कॉज्ड बाय द एरर सिग्नल। अच्छा, अब जरा इसकी मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को देखते हैं। अगर मेरे पास इनपुट सिग्नल ये है और आउटपुट सिग्नल ये है मेरे पास, इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस फेज डिटेक्टर या जो मल्टीप्लायर है, तो ये सिग्नल जब इसको साइन वाले सिग्नल से मल्टीप्लाई करेगा, हेयर यू हैव ओमेगा सी टी प्लस थीटा आई, यहाँ पे है ओमेगा सी टी प्लस थीटा नॉट। जब मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास जो दिस इज बेसिकली साइन ए कॉस बी, ये फार्मूला लग रहा है। तो साइन ए कॉस बी जो होता है ये साइन का डिफरेंस और फिर साइन का सम। तो ये पूरा पार्ट ए है, ये पूरा पार्ट बी है। तो आपके पास साइन ए माइनस बी जब करेंगे तो ये ओमेगा सी टी से कट जाएगा, आपके पास थीटा आई माइनस थीटा नॉट आ जाएगा। और जब इनको ऐड करेंगे तो इट विल बी 2 ओमेगा सी टी प्लस थीटा आई प्लस थीटा नॉट, एक ये कंपोनेंट आपके पास आ जाएगा। अब ये जो लूप फिल्टर है, ये 2 ओमेगा सी का जो कंपोनेंट है इसको फिल्टर आउट कर देगा, तो दिस पार्ट विल कैंसल आउट। तो आपके पास सिंपल जो कंपोनेंट बचेगा इट विल बी दिस पार्ट। अब आपको नजर आ रहा है कि ये जो एरर सिग्नल है इट इज नथिंग एल्स बट द डिफरेंस ऑफ द फेजेस। जो थीटा आई और थीटा नॉट है दीज आर योर फेजेस। ये आपको नजर आ रहा है दिस इज थीटा आई एंड दिस इज थीटा नॉट। तो जो फेज का जो डिफरेंस है इन दोनों का, यही वही डिफरेंस है जो दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो सिग्नल मिल रहा है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है ए बी बाई 2, दिस इज अ कांस्टेंट, एंड देन साइन ऑफ थीटा आई माइनस थीटा नॉट। अब अगर हम वैसे देखें, अगर थीटा आई और थीटा नॉट मैच कर जाए तो थीटा आई माइनस थीटा नॉट विल बी 0, और हमें पता है साइन 0 क्या होता है, 0 हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे जो एरर सिग्नल आएगा एट दैट टाइम विल बी इक्वल टू 0। और ये कब होगा, जब थीटा नॉट और थीटा आई जो है ये मैच कर जाएंगे। और जब ये मैच कर जाएंगे तो इसका मतलब है कि ये और ये दोनों सिग्नल सेम हो गए हैं। और जब ये दोनों सिग्नल सेम हो गए, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि इनकमिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या है, दिस इज अननोन टू यू, लेकिन जब आपके पास एरर सिग्नल 0 आएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि वट एवर दिस VCO इज जनरेटिंग इट इज सेम एज व्हाट इज एट द इनपुट। तो आप ये जो सिग्नल जनरेट कर रहे हैं इसको आप डीमॉड्यूलेशन के लिए यूज कर लेंगे। क्लियर? सर ये हमारे पास Yes, जो VCO है ये जी। वोल्टेज से चेंज कर रहा है ना फ्रीक्वेंसी। जी सर यहाँ पर वोल्टेज का एम्पलीट्यूड तो AB/2 कांस्टेंट है। देखिए, ये जो भी वैल्यू है ना, हम इसको एक E of t कह देते हैं, वट एवर दैट वैल्यू इज। ए की क्या वैल्यू है, बी की क्या वैल्यू, क्योंकि ए की ये वैल्यू है, बी की ये वैल्यू है, कोई भी वैल्यू ए और बी की जो भी है, हमने इसको मिलाया थीटा आई माइनस थीटा नॉट, इसको सिंप्लीफाई किया, कोई भी आपके पास एक वैल्यू आई, आपको पता चल गया एट टाइम टी उसकी वैल्यू कोई एक वैल्यू होगी। ऑब्जेक्टिव ये है कि वो वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो अगर ये वैल्यू एक लार्जर वैल्यू होगी तो VCO को हम एक लार्ज स्टेप के साथ चेंज करेंगे, अगर ये वैल्यू कम होगी तो हम VCO को एक स्मॉल स्टेप के साथ चेंज करेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे सिंपल जो बात कर रहे हैं वो इन टर्म्स ऑफ ET कर रहे हैं, E of t। ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये एक एरर सिग्नल है जो एक टाइम t के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। जो हम एक कांस्टेंट c के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई ही इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उसकी रेंज को कन्फाइन कर सकें उस लिमिट के अंदर जिसके अंदर VCO ऑपरेट करता है। अब मिसाल के तौर पे एरर आपके पास बहुत ज्यादा जनरेट हो जाता है, हो सकता है कि VCO की ऑपरेटिंग जो रेंज है वो से 1 मिली वोल्ट से लेके से 1 वोल्ट तक है, लेकिन डिफरेंस की वजह से आप एरर जो है वो 5 वोल्ट जनरेट हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपका VCO तो सैचुरेट हो जाएगा। तो ये जो C हम मल्टीप्लाई करते हैं ये उसको उसकी रेंज को उस
डिजायर्ड रेंज के अंदर ले आता है, बेसिकली उसको ट्रांसलेट कर लेता है उस स्पेसिफिक रेंज के अंदर जिसके अंदर आपका VCO ऑपरेट कर रहा है। क्योंकि हम इसके डिजाइन के अंदर अभी नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ इसकी वर्किंग को डिस्कस कर रहे हैं, दैट्स वाई हम VCO के इंटरनल स्ट्रक्चर को भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि VCO इटसेल्फ कैसे काम कर रहा है, हम सिंपल उसके ऑपरेशन को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो द इफेक्टिव इनपुट टू द लूप फिल्टर, ये जो आपके पास लूप फिल्टर है इसकी इनपुट पे जो सिग्नल आ रहा है इट इज बेसिकली दिस सिग्नल जो इफेक्टिव है, क्योंकि जो हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स हैं वो तो फिल्टर आउट हो जाने हैं। तो जो लूप फिल्टर h ऑफ, जिसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस h ऑफ s है, तो मैं ये कह सकता हूं कि टाइम डोमेन में इस लूप फिल्टर का जो रिस्पांस है इट विल बी h ऑफ t, और जो एरर सिग्नल मेरे पास जनरेट होगा इसकी आउटपुट पे, वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका जो रिस्पांस है h ऑफ t वो कन्वॉल्व हो रहा है इसकी इफेक्टिव इनपुट के साथ। ठीक है, हमें पता है जो ये टाइम डोमेन में ऑपरेशन होता है ये कन्वोल्यूशन का होता है, और हम कन्वोल्यूशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हम फ्लिप और स्लाइड का प्रोसेस करते हैं। हमने क्या किया कि एक t की जगह पहले एक डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया x यहाँ पे और h ऑफ x को भी डिफाइन कर दिया, और इन दोनों में से किसी एक को फ्लिप और स्लाइड कर सकते हैं। तो हमने h के केस में x को फ्लिप किया और उसको डिले दे दिया t का, ठीक है, और ये 1/2 AB एज इट इज आ गया। दिस इज E0 ऑफ t at the output of the loop filter, which is the convolution of the impulse response of the loop filter and the effective input to the loop filter। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गई यहाँ पे। अब हमें ये भी पता है कि ये जो थीटा नॉट t है इसका डेरिवेटिव दिस इज इक्वल टू CE0 t, ये जो हम ऊपर यहाँ बात कर चुके हैं, ये आपकी इसके इक्वल है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इसमें से E0 t की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो E0 t will be equal to 1 by c theta naught dot of t। तो ये मैं यहाँ पे इस E0 of t के साथ रिप्लेस कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा थीटा नॉट डॉट, और ये जो 1/2 की वैल्यू उस साइड पे चली जाएगी, तो आई विल हैव c ओवर हेयर। ठीक है, तो c टाइम्स 1/2 AB एंड देन द सेम इंटेग्रल दैट यू हैव सीन ओवर हेयर। ठीक है, अब मेरे पास वो इक्वेशन आ गई है इन टर्म ऑफ थीटा नॉट डॉट। इसके अंदर मैं 1/2 एंड इस पूरी टर्म को मैं k कह देता हूं, एक कांस्टेंट टर्म k, और ये जो थीटा i माइनस थीटा नॉट है ये दोनों का डिफरेंस है, इसको मैं थीटा e कह देता हूं कि ये एक एरर डिफरेंस है दोनों के फेज का। तो आपकी ये जो एक्सप्रेशन है ये रिड्यूस हो जाएगी इस एक्सप्रेशन में कि यहाँ पे a एज इट इज आ गया, और ये जो k है दिस इज बेसिकली 1/2 टाइम्स CB, और ये जो थीटा i माइनस थीटा नॉट है इसको हम थीटा e कह देते हैं, विच इज दिस वन। अब ये जो इक्वेशन है ये आपके PLL की सिस्टम डायग्राम को रिप्रेजेंट करती है कि आप जब इस PLL को अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहें तो दिस इज गोइंग टू बी द इक्वेशन और द सिस्टम मॉडल ऑफ दिस PLL, जिसके अंदर अगर हम इस इक्वेशन को देखें, इफ यू लुक क्लोजली, आपके इनपुट पे, अब अगर आप ये देखें, ये जो इनपुट पे थीटा i है ये आपके पास थीटा i यहाँ पे आया, और थीटा नॉट जो है वो आपके पास यहाँ पे आया, इन दोनों का आपने डिफरेंस ले लिया, तो ये आपने इन दोनों का डिफरेंस लेके ये थीटा ई आपको मिल गया। दिस इज व्हाट दिस थीटा ई इज। इस थीटा ई का आपने साइन लेना है, तो ये आपने उसका साइन लिया तो ये आपके पास थीटा ई आ गया। इसको आपने एक लूप फिल्टर, ये जो h ऑफ t है इसके साथ आपने कन्वॉल्व करना है, जिसका गेन जो है वो a k है। तो आप a k टाइम्स h ऑफ s के साथ इसको जब कन्वॉल्व करेंगे तो आपको आउटपुट पे थीटा नॉट डॉट मिल जाएगा। तो ये आपका थीटा नॉट डॉट विच इज इक्वल टू CE0 t है आपके पास यहाँ पे, और हमें पता है कि ये जो आउटपुट है ये बेसिकली मुझे थीटा नॉट डॉट दे रहा है यहाँ पे, जबकि मुझे इसकी आउटपुट पे थीटा नॉट मिलना चाहिए, तो मैं इसको एक इंटीग्रेटर से गुजारूंगा तो मुझे वही थीटा नॉट यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आप इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करें तो आपकी ये PLL की इक्वेशन बन जाएगी जो कि आपको ये थीटा नॉट जनरेट करवा रही है, जो कि इस इनपुट को ट्रैक करेगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ अ PLL एक्चुअली वर्क्स। अब हम कॉस्टस लूप को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि एक जो हम बात करते हैं कि DSB-SC के केस में आपका एक सिस्टम है जो कि फेज लॉक लूप के कॉन्सेप्ट को यूज करता है। अगेन उसी तरह VCO जो है वो आप यूज करेंगे और कुछ लूप फिल्टर्स यूज करेंगे टू एक्चुअली ट्रैक द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल। सो हम अभी बात ये कर रहे हैं कि कॉस्टस लूप यूज हो रहा है एक DSC के सिग्नल के केस में। तो हमें पता है जो DSB-SC का सिग्नल होता है दिस इज नथिंग एल्स बट एम्प्टी
cos of omega ct, ये आपके पास DSP का सिग्नल है, बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस उसके अंदर एक फेज चेंज आ जाता है। तो अब हमारे पास जो सिग्नल बन गया, दिस इज mt cos of omega ct प्लस थीटा i। तो अगर आपका सिग्नल में ये फेज चेंज ना आए तो हमें डीमॉड्यूलेटर वाली साइड पे सिंपल एक cos of omega ct का सिग्नल हमें चाहिए, ये सिग्नल हम यूज करें, उसको डीमॉड्यूलेट कर लें। लेकिन ये जो थीटा आई का डिफरेंस आ गया है, वी नीड टू फाइंड दैट थीटा आई एट द रिसीवर साइड, ताकि हम उसको परफेक्टली डीमॉड्यूलेट कर सकें। तो उस केस में ये कोस्टोस लूप जो है ये उसको फाइंड आउट करता है। लेट्स सी वो कैसे फाइंड आउट करेगा। तो मेरे पास mt cos of omega ct ये इनपुट सिग्नल आया। अब कोस्टोस लूप का स्ट्रक्चर कैसा है कि वो आपके इस सिग्नल को दोबारा डिवाइड करता है दो चैनल्स में। यही सिग्नल आपका अपर चैनल में आ रहा है और यही आपके लोअर चैनल में आ रहा है। ये स्ट्रक्चर बेसिकली इसलिए डेवलप किया था बाय गाय नेम कोस्टोस कि ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू अ कन्वेंशनल PLL, दैट इज द ओनली रीजन। तो इसके आर्किटेक्चर में ये सिग्नल आप दो चैनल्स में डिवाइड कर देते हैं और जो आपका VCO है इसकी जो आउटपुट है ऑब्वियसली इट विल बी द सेम ओमेगा सी और इसका अपना एक फेज होगा थीटा नॉट। वी वांट दिस थीटा नॉट टू मैच विद दिस थीटा आई, ठीक है। तो यही कॉस ऑफ ओमेगा ct आप इस फेज डिटेक्टर से गुजारेंगे और इस VCO को अंदर आप एक π/2 का फेज शिफ्ट देके यू विल मेक इट एज अ साइन ओमेगा ct प्लस थीटा नॉट, और ये इस फेज डिटेक्टर से आप इसको गुजारेंगे। तो ये जो इनकमिंग सिग्नल है ये इस कॉस के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इस साइन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसकी आउटपुट पे आपको एक सम सिग्नल मिलेगा, एक डिफरेंस सिग्नल मिलेगा। जो लो पास फिल्टर है ये आपके सम सिग्नल को फिल्टर आउट कर देगा और जो आपका डिफरेंस सिग्नल है उसको पास कर देगा। तो चूंकि ये कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मेरे पास यहाँ पे आउटपुट जो मिलेगी वो होगी mt cos of थीटा e, और यहाँ पे आप साइन से इसको कर रहे हैं तो इस लो पास फिल्टर की आउटपुट आपको मिलेगी mt sin of थीटा e। अब इसके अंदर हम एडिशनल काम क्या कर रहे होते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस सिग्नल और दिस सिग्नल एज ए फीडबैक टू VCO, हम इन दोनों सिग्नल्स को दोबारा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब ये दोनों सिग्नल आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यू कैन सी mt cos of थीटा e और mt sin of थीटा e जब मल्टीप्लाई होगा ये बन जाएगा m² sin of 2 थीटा e, ठीक है। अब अगर आप और से देखें, जब आप m² t की बात करते हैं, हमें पता है कि हमारा जो मैसेज सिग्नल है उसकी एक्चुअल बैंडविड्थ जो है वो तो 0 to b ये बैंडविड्थ होती है, लेकिन जब आप सिग्नल का स्क्वायर लेते हैं तो उसकी बैंडविड्थ डबल हो जाती है। आपको याद होगा जब हमने लीनियर नॉन लीनियर सिस्टम्स को डिस्कस किया था तो हमने कहा था जब भी आप सिग्नल का स्क्वायर लेते हैं तो उसकी बैंडविड्थ ट्वाइस हो जाती है, अगर आप उसका क्यूब रूट लें तो वो 3 टाइम्स बढ़ जाती है। तो ये जो m² है ऑब्वियसली इसकी जो बैंडविड्थ है वो b की जगह इट विल बिकम 2b, बैंडविड्थ इसकी बढ़ गई है। और ये जो sin 2 थीटा e है ये बेसिकली वो आपका एरर सिग्नल है जो हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है, इसको फीडबैक देने के लिए। लेकिन ये जो m² t है दिस इज समथिंग विच इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर अस। वी नीड टू मेक श्योर कि हम इसको रिजॉल्व कर सकें। तो हम क्या करते हैं, हम इस पूरे सिग्नल को एक नैरो बैंड लो पास फिल्टर से गुजारते हैं, ठीक है। नैरो बैंड का मतलब है कि इसकी जो बैंडविड्थ है ये बहुत ही ज्यादा कम होगी, और चूंकि ये एक लो पास फिल्टर है तो हम इसको एक नैरो बैंड लो पास फिल्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइक दिस। सो वी आर ओनली टेकिंग आउट द DC कंपोनेंट इन दिस m² of t। ये जो बाकी हायर सारी फ्रीक्वेंसीज हम इनको फिल्टर आउट कर रहे हैं क्योंकि ये एक नैरो बैंड लो पास फिल्टर है। तो जब इस नैरो बैंड लो पास फिल्टर की जो आउटपुट होगी इट विल बी नाउ दिस एरर सिग्नल sin 2 थीटा e टाइम्स r। ये जो r है ये वो DC कंपोनेंट है जो आपके इस सिग्नल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा था। इट कैरीज नो हायर फ्रीक्वेंसीज। अब ये जो 2 थीटा e का आपको सिग्नल मिला है यू एक्चुअली यूज दिस सिग्नल एज ए फीडबैक टू एडजस्ट VCO। तो जब VCO अपने आप को एडजस्ट करेगा ये फेज को चेंज करेगा, करते करते ये आपके पास यहाँ पे जो सिग्नल्स है थीटा e, दिस थीटा e विल अप्रोच टू 0। अब अगर आप गौर से देखें जब थीटा e विल अप्रोच टू 0 ये जो cos ऑफ थीटा e है ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो आपके पास यहाँ पे सिग्नल मिल रहा होगा m of t, और जो sin ऑफ थीटा e है जब थीटा विल अप्रोच टू 0 तो sin 0 विल बी 0। इसका मतलब यहाँ पे आउटपुट आपको मिल रही होगी 0। mt और 0 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये जो सिग्नल है इट विल बिकम 0।
इसका मतलब है कि इस लो पास फिल्टर की इनपुट पे जो सिग्नल यहाँ पे सॉरी आउटपुट पे जो सिग्नल आपको यहाँ पे मिलेगा दैट इज ऑल्सो जीरो। इसका मतलब है नाउ VCO इज नॉट बीइंग चेंज्ड राइट नाउ। तो इसका मतलब है कि जो VCO की आउटपुट थी यहाँ पे दिस इज नाउ ट्रैकिंग द इनपुट सिग्नल, और हमें यहाँ आउटपुट पे एग्जैक्टली वही m हमें यहाँ पे मिल रहा है विच इज माई आउटपुट। सो ये जो कोस्टस लूप है ये ना सिर्फ कैरियर एक्विजिशन कर रहा है, ये आपके पास डीमॉड्यूलेशन भी परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ओके, आई डोंट थिंक हमारे पास ज्यादा टाइम होगा टू टॉक अबाउट सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर, तो लेट्स जस्ट फिनिश दिस सिग्नल स्क्वेयरिंग मेथड। ये ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है एज कंपेयर टू PLL, but it won't take much longer time. तो सिग्नल स्क्वेयरिंग मेथड जो है एज द नेम सजेस्ट कि आपके पास जो भी इनकमिंग सिग्नल आ रहा है आप उसका स्क्वायर ले लें। ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास बेसिकली जो मैथमेटिकल प्रोसेस होगा हम इसको फॉलो करके एंड वी विल कॉज ऑफ ओमेगा CT का सिग्नल मिल रहा है जिसको हम यूज कर सकते हैं फॉर डीमॉड्यूलेशन पर्पस। अब राइट नाउ वी डोंट नो कि व्हाट द कैरियर फ्रीक्वेंसी इज, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम इस एम्प्टी कॉज ऑफ ओमेगा CT जो हमें इनपुट पे मिला है हम इसका स्क्वायर ले लेंगे तो हमें यहाँ पे x का सिग्नल मिल जाएगा एंड लेट्स सी व्हाट दिस x विल बी। तो आपके पास जो भी इनकमिंग सिग्नल है आप इसका स्क्वायर ले लें, तो एम्प्टी कॉज ऑफ ओमेगा CT किसके बराबर होगा, यानी एम्प्टी का स्क्वायर और कॉज ऑफ ओमेगा CT विल बिकम कॉस स्क्वायर ओमेगा CT, और कॉस स्क्वायर ओमेगा CT इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा CT डिवाइड बाई 2। तो मेरे पास एक ये टर्म आ जाएगी, एक ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब आप गौर से देखें ये जो m² है, हमें पता है हमारा अगर मैसेज सिग्नल है फॉर एग्जांपल टाइम डोमेन में, दिस इज माय टाइम डोमेन सिग्नल। अब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड, m जो है ये मेरा एक टाइम डोमेन सिग्नल है। जब मैं इसका स्क्वायर ले लेता हूं तो इसका मतलब है ये जितनी नेगेटिव वैल्यूज हैं ये भी पॉजिटिव हो रही हैं, बिकॉज m² का मतलब क्या है कि मैंने हर वैल्यू का स्क्वायर ले। तो अब मेरे पास जो एक सिग्नल था वो एक ऐसा सिग्नल होगा जिसकी तमाम वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। इट मींस दे विल बी अबव दी ये जो 0 की लाइन है मेरे पास। ठीक है, अब जब मेरे पास तमाम वैल्यूज पॉजिटिव हो गई हैं इसका मतलब है कि मेरा जो मैसेज सिग्नल है नाउ इट कैन बी डिफाइंड एज k प्लस phi t, यानी ये जो हाफ m² t का सिग्नल है, इस हाफ m² t को मैं k प्लस phi t से इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। k बेसिकली क्या है, k इज दी DC वैल्यू जो कि इंट्रोड्यूस हो गई है जब मैंने इसका स्क्वायर लिया। ये कैसे DC वैल्यू इंट्रोड्यूस हुई है, लेट अस टॉक अबाउट दिस। ये देखें, अज्यूम कि आपके पास मैसेज सिग्नल ये था एक साइनोसाइडल। अब हमें पता है कि ये साइनोसाइडल 0 से जितना ऊपर है 0 से उतना नीचे है, तो इसकी जो DC वैल्यू है जिसको हम एवरेज वैल्यू भी कहते हैं, इस मैसेज सिग्नल की DC वैल्यू या एवरेज वैल्यू क्या है इस वक्त इस m की? जी एनीवन? हेलो सर 0 होगी। 0 होगी क्योंकि जितना सिग्नल ऊपर है उतना ही सिग्नल नीचे है, तो हम अज्यूम करते हैं कि एवरेज वैल्यू जो है वो इसकी 0 है। लेकिन अगर मैं m² t कर दूंगा तो ये सिग्नल जो है इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस। अब नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव बन गई है, तो अगर मेरे पास ये ओवरऑल सिग्नल है तो इसकी एवरेज वैल्यू विल बी समवेयर अराउंड हियर। अगर मैं इसकी एवरेज वैल्यू अब अगर इसकी एवरेज वैल्यू देखूं तो इसका मतलब है जितना सिग्नल ऊपर है आई कैन अज्यूम कि उतना सिग्नल नीचे भी है। तो ये जो पॉइंट है दिस इज डिफाइनिंग द एवरेज वैल्यू और द DC वैल्यू ऑफ द सिग्नल m²t। तो ये जो DC वैल्यू है इसको मैं k कह देता हूं, और अब ये जो सिग्नल है जिसके अंदर DC वैल्यू नहीं है, ये जो मेरे पास अब सिग्नल बन गया है, इसको मैं phi कह देता हूं। तो मैंने ये जो हाफ m² को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, एक k जो कि DC वैल्यू को शो कर रहा है और phi जो रिमेनिंग सिग्नल है उसको हम phi से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर m²t लेट मी ड्रॉ इट हियर, m² का अगर मैं स्पेक्ट्रा देखूं, हमें पता है कि मैसेज सिग्नल जो है m उसका स्पेक्ट्रा है लाइक दिस 0 to b। जो m² होगा
इसकी बैंडविड्थ डबल हो जाती है 0 to 2b, ठीक है। लेकिन m स्क्वायर टी को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है k प्लस फाइव टी से, तो k चूंकि डीसी कंपोनेंट है, इसका मतलब है मैं इन फ्रीक्वेंसीज की बात कर रहा हूं विच इज सेंटर्ड अराउंड 0। ये जो सिग्नल है दिस इज ऑफ ये डीसी कंपोनेंट, और जो वट एवर लेफ्ट इज ये डीसी वैल्यू निकाल दें, और जो बाकी का कंपोनेंट, ये जो पूरा सिग्नल है ये आपके फाई ऑफ टी का सिग्नल है, जिसके अंदर ये डीसी कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता। ये आपका फाई ऑफ टी का सिग्नल है, और ये जो सिग्नल है दिस ये आपके के का सिग्नल है। क्लियर? सर ये एंड से नहीं समझ में आया। देखिए आपका मैसेज सिग्नल है 0 to b, अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूं तो इसकी बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। हमें पता है कि m ऑफ t का जब मैं स्क्वायर लेता हूं तो उसकी बैंडविड्थ 2 टाइम्स हो जाएगी ना, यानी कि अगर मेरे पास m ऑफ t है cos ऑफ ओमेगा सी टी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 ओमेगा सी टी डिवाइड बाई 2, अगर मैं m का स्क्वायर ले लूं। तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज 1/2 प्लस cos 2 ओमेगा सी टी डिवाइड बाई 2। ये वो डीसी कंपोनेंट है जिसको हम k कह रहे हैं, और ये वो कंपोनेंट है जिसके अंदर जिसकी बैंडविड्थ डबल हो गई है, दिस इज माय फाई ऑफ टी। और ये कब हुआ है, जब मैंने m ऑफ t का स्क्वायर ले लिया है। तो ये जो k है ये बेसिकली क्या है, ये वो फ्रीक्वेंसी है जो कि 0 के गिर्द एग्जिस्ट करती है, दिस इज द डीसी कंपोनेंट। और ये जो cos 2 ओमेगा सी टी है ये वो है जिसकी बैंडविड्थ अब 2b हो चुकी है, क्योंकि अब जब cos स्क्वायर करते हैं तो वो cos 2 ओमेगा सी के इक्वल हो जाता है, तो वो अब आपकी बैंडविड्थ 2 टाइम्स बढ़ गई है। तो इसका मतलब है कि अब आपकी बैंडविड्थ 2b है, लेकिन अगर मैं k इसमें से निकाल दूं तो ये पार्ट निकल जाएगा बीच में से, तो मेरा स्पेक्ट्रा वुड बी समथिंग लाइक दिस नाउ। अगर ये 0 है, ये डीसी वैल्यू निकल गई बीच में से, देयर इज नथिंग हियर, और वट एवर लेफ्ट इट इज योर फाई ऑफ टी। क्लियर? यस सर। ओके, तो अब मैंने इस हाफ m स्क्वायर टी को k प्लस फाइव टी से रिप्रेजेंट कर दिया कि ये इसका सर डीसी। हमारी दूसरी क्लास स्टार्ट होगी अभी। चलें हम यहाँ से इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आगे कंटिन्यू कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़ सर। अल्लाह हाफ़िज़।